नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। तो अब तक हमारी सामाजिक की क्लासेस आपने देखी होगी, कल की क्लास बहुत शानदार रही और लगभग 300 अभ्यर्थी जो थे वो लाइव देख रहे थे। बहुत ही शानदार आनंद आ गया देखकर कि वास्तव में जो हम एक प्रयास करने जा रहे हैं, उसके लिए स्टूडेंट वास्तव में वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। और ये सौभाग्य जो है हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए आप सभी का अभिनंदन, क्योंकि आपका साथ है, तो ही हमारा जो है चैनल जो इसी तरह से ग्रो कर पाएगा। तो आप देखेंगे आज से जो क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है हिंदी की, ठीक है? आज से हिंदी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और हम इस क्लासेस को ये देखिए। हाँ जी, ये देखिए। चलो देखो, अपने को क्या है, आपकी तरह मैं भी क्या है थोड़ा-सा तो है, और कैसे निकला जाए? एग्ज़िट। थोड़ा चलाना कम आता है भई, साथ देना मेरा। बताते रहना बीच-बीच में कि सर ऐसे चलता है ये मार्कर, आपको चलाना नहीं है। ठीक है? हाँ जी, अब तो मैं सीख गया। चलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी का अभिनंदन है। आज से हिंदी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। कल मैंने जो क्लास आपको प्रीमियर में दिखाई दे रही है, जो शेड्यूल में डाली गई थी, वो एक छोटा-सा वीडियो इसलिए डाला गया था ताकि आपको पता रहे कि हिंदी की क्लास अब जो है बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाली है। लेकिन ये क्लास एकदम फ्रेश क्लास है और बड़ी ही शानदार क्लास है। एक-एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का मेरा पूरा विचार है। चाहे ये क्लास सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट देखे, रीट का देखे, स्कूल व्याख्याता का, पीएसआई यानी पुलिस उपनिरीक्षक, पटवार, ग्राम सेवक या सभी भर्तियों के लिए ये क्लासेस जो हैं वो उपयोगी हैं। और ये पीडीएफ भी आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। और सिहाग सर की जो सामाजिक की क्लासेस जो हैं, वो भी आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन नोट्स, जो विस्तृत नोट्स हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से टेस्ट सीरीज के लिए हमें जो पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे नोट्स जो है दोस्तों आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसा कि नीचे एक लाइन चल रही है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें पीडीएफ के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए। देखिए, सेकंड ग्रेड हिंदी टेस्ट सीरीज भी मैंने और सेकंड ग्रेड हिंदी टेस्ट सीरीज गौरव सर ने भी जैसे 51 रुपए की स्टार्ट की थी, वैसे ही सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज 51 रुपए में हिंदी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद में हम बात करें रीट की टेस्ट सीरीज, वो भी आपको होली से पहले रीट की संपूर्ण सिलेबस की टेस्ट सीरीज और रीट की हिंदी सामाजिक की भी अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे आपको बहुत शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे। और सिहाग सर जिन्होंने यूपीएपीएससी जो की तैयारी की है, तो बहुत डीपली नॉलेज के साथ बढ़िया क्वेश्चंस लाते हैं। सर कम मैटर करवाते हैं लेकिन बहुत जबरदस्त आपको मैटर करवाएंगे। आप जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा और टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करेगा उसे नोट्स भी वहीं प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा उन्हें नोट्स भी। इसके अलावा अगर मान लो कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहता, वो आगे जो ये क्लासेस आपको हिंदी पॉइंट पर भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जो लेना चाहे वो वहां से ले सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी पहली क्लास जो है वो है वर्ण। बिल्कुल दोस्तों, हम जो पहली क्लास करने जा रहे हैं वो है वर्ण, क्योंकि हिंदी की शुरुआत ही यहीं से होती है। हमें पहले वर्ण के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले, हाँ जी, देखिए दोस्तों, हिंदी का सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी। बिल्कुल हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो देखिए, मैंने एक तो लिखा क, एक लिखा मैंने च, एक लिखा ट, इसी तरह अ। तो आप मुझे बताएं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैंने लिखा उसमें कम समय लगा या जो मैंने बोला उसमें कम समय लगा? तो आप कहोगे सर, जो आपने बोला उसमें कम समय लगा। यानी कान तक पहुंचने वाली सबसे छोटी ध्वनि, वही तो क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो लिखने में अगर मुझे 1 सेकंड लगा सपोज दैट, तो मुझे सुनने में कितना समय? आधा ही लगेगा, आधा सेकंड ही लगेगा। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को लिखित रूप में दोस्तों क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब एग्जाम में सर प्रश्न आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? और ऑप्शन जो हैं वो हमारे सामने सर 4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा ध्वनि, दूसरा ऑप्शन होगा वर्ण, तीसरा ऑप्शन होगा अक्षर और चौथा होगा शब्द। तो हमें क्या करना है? तो देखिए, उस समय हमें राइट क्या करना है? ध्वनि राइट करना है। लेकिन अगर सर एग्जाम में ध्वनि ऑप्शन ही नहीं हो, तो उस सिचुएशन पे हमें क्या करना है? तो उस सिचुएशन पे आपको क्या यार राइट करना पड़ेगा?
वर्ण। सर ध्वनि नहीं है, वर्ण ही नहीं है, तो भाई साहब ऐसा प्रश्न ही नहीं बनेगा, टेंशन ही मत ले तू, है ना। तो फिर भी अगर नहीं आए तो फिर अक्सर कर देना, है ना। तो ऑप्शन अपने पास हर तरह के हैं, समझ आई बात। तो टेंशन नहीं लेनी, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए। त्याग सर भी आनंद के साथ वो कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मैं तो हास्य अभिनेता हूं, है ना, यूं कह सकते हैं। थोड़ा हास्य के साथ पढ़ें, क्योंकि मैं चाहता हूं आनंद के साथ पढ़ा जाए। और सर भी बहुत जबरदस्त। आज की क्लास में 300 नहीं 500 लाइव आने चाहिए। और मेरी क्लास में तो आप 100 जने आ जाना, मैं तो संतुष्ट कर लूंगा। पढ़ना होगा वो जरूर आएगा, क्योंकि आज की पीपीटी आप देखोगे, मजा आ जाएगा वन टॉपिक के बारे में। चलिए, तो उसके बाद हम बात करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और इस ध्वनि को लिखित रूप में क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। किसकी दृष्टि से? रचना की दृष्टि से। आप कह दोगे सर अभी तो आप कह रहे थे ध्वनि है और यहां लिखा हुआ है रचना। बिल्कुल, रचना की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? अपने वर्ण होगी। अब एक प्रश्न आता है, सर ये अक्षर क्या होता है? तो कई स्टूडेंट पूछ लेते हैं सर ये अक्षर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण श्वास में एक ही झटके से निकले, वे अक्षर होते हैं। ये मतलब एक से अधिक वर्ण लगते हैं, लेकिन एक साथ निकलती है ध्वनि। जैसे आ, तो इसमें दोनों है कि नहीं? क्या? एक झटके से। स्नान, ठीक है। इसी तरह आइए, है ना। इस तरह से एक एक अक्षर, जैसे एक अक्षर, ये एक अक्षर भी होते हैं, दो अक्षर भी होते हैं, तीन अक्षर भी होते हैं, चार अक्षर भी होते हैं, पांच अक्षर भी होते हैं। जैसे ये तीन अक्षर एक साथ हैं, तीन वर्णों को एक साथ क्या कहेंगे? अक्षर, ठीक है। अब वर्ण भले ही हैं, लेकिन ये क्या है? एक झटके से हमारे मुख से उच्चरित ध्वनि को क्या कहा जाता है? एक झटके से एक से अधिक ध्वनियां जब उच्चरित होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। तो इसमें घबराएं नहीं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। कई जगह आपको 52 बताई जाती है। अरे 52 होती है साहब, होती है। भाई विद्वानों से अपने कोई जिद नहीं करना, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। लेकिन मैं आपको जो यहाँ बताने जा रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक चीज है। हिंदी में वर्णों की संख्या दोस्तों होती है 44। कितनी होती है? 44। और उसमें से 11 तो होते हैं स्वर, और 33 होते हैं व्यंजन। तो 33 और 11 कितने हो गए? 44। लेकिन जब बात की जाएगी वर्ण, अब वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला जो है, इन वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही तो वर्णमाला है। और जब व्यवस्थित क्रम में रखा जाएगा, तब ये व्यवस्थित क्रम में रखने पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। तब वर्णमाला में अगर आपसे कुल वर्ण पूछा जाए, क्या शब्द है? कुल। तब होंगे कितने होंगे? 52 होंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 44। तो 44 में आपको पता है कि 11 तो होते हैं स्वर, और 33 कितने होते हैं? 33 होते हैं व्यंजन होते हैं, ठीक है। 33 होते हैं व्यंजन। अब जब हम वर्णमाला की बात करेंगे, जब 52 की बात करेंगे, तो जो स्वर हैं वो हो जाएंगे 13। क्यों? क्योंकि उसमें हम फिर इसको, इन दोनों को शामिल कर लेते हैं। हालांकि ये शामिल नहीं होते हैं स्वरों में, लेकिन वहां ये 13 हो जाते हैं। और ये हो जाते हैं 39। कैसे हो जाते हैं? देखो, इसमें 4 तो जुड़ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या जुड़ जाते हैं? संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं। और दो जो उच्छिप्त ध्वनियां होती है, कौन से? ड़, सॉरी गलत लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। ड़ और ढ। तो ये, तो 33 और 4 कितने हो गए? 36। फिर भी कम हो गए क्या? 40। गड़बड़ कर दी लग रहा है मुझे, है ना। देखिए, दोबारा बता देता हूँ। क्या गुरुजी नल्ले आवे ही कौन है? अरे 33 और प्लस 11 कितने हुए? 44। और वहां देखेंगे तो 39 प्लस कितने हो जाएंगे? 13। तो कितने हो जाते हैं? 52। क्योंकि ध्यान क्यों भटक जाता है? इससे लिखते हैं ना, तो कई बार कोई चीज वापस मिटाना चाहिए, मिटती और नहीं है, क्योंकि एक साथ मिट जाती है ना। तो अब इसमें जो अपन जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, कितने माइनस करेंगे? 4। तो वो कौन से करेंगे अपन? संयुक्त व्यंजन। तो जब 39 में से 4 गए, तो कितने बचे भाई? करो देखें। 33 बचे कि नहीं बचे? या 35 बचे? 35 और 4, तो 35 में से फिर 2 माइनस कर दो। वो सही बताया था, जो पहले बताया था ना, वो सही बताया था। कौन कौन से? ड और ढ। तो ये इस तरह से हो जाते हैं 39। क्यों? 33 में जब ये 6 जुड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 39। और 11 में जब 2 जुड़ते हैं, कौन कौन से? अंग और अह, तो ये हो जाते हैं 13। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। तो हिंदी में वर्णों की संख्या जब आपसे पूछी जाए, तो होती है 44। और अगर आपसे वर्णमाला में पूछा जाए तो कितनी होती है? 52 होती है। अब आगे हम देखेंगे
आगे आप देखेंगे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और आपको पता है ये सारे स्वर होते हैं। इसमें आपको री का स्थान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि री जो होती है, री पूछा जाता है कि री का स्थान किसके बाद आता है, तो ऊ के बाद आता है, किससे पहले आता है, तो ए से पहले आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि हिंदी में स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या जो होती है वो 10 ही होती है। कितनी होती है? 10 होती है, क्योंकि इसमें जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद प्रश्न आता है कि स्वरों के भेद। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है दोस्तों, 5 प्रकार से किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है 5 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, 5 प्रकार से। इसके लिए दोस्तों क्या करनी पड़ती है? एक सारणी बनानी पड़ती है। अगर मैं सारणी बनाऊं तो आप देखेंगे इस तरह से बनती है सारणी। यहां बना लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें 2 बार बनानी पड़ेगी सारणी। ठीक है, ये देखिए इस सारणी में इस तरह से बनेगी और यहां लाइन खींची। ये सारणी जिसने सेट कर ली वो वर्णों का वर्गीकरण, ये कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पांचों हम सारे सेट कर लेंगे। देखो अब इसमें क्या करेंगे, हम वर्ण लिखते हैं। ठीक है, यहां लिखोगे अ, यहां लिखोगे ई और यहां लिखोगे उ। अ यहां लिखा तो अ बाहर की साइड लिख दो, ई यहां लिखा तो ई बाहर की साइड लिख दो, उ यहां लिखा तो उ यहां लिख दो। आप अपनी कॉपी में अगर बना सकते हो तो जरूर बनाएं, उससे थोड़ा मुझे फायदा मिलेगा। हाँ, ए आई भाई, ई ई यहाँ लिखा तो इसकी जाति के यहाँ लिख दो, उ यहाँ लिखा तो ये यहाँ लिख दो। क्लियर बात है? ये हमने। अब आप पूछोगे सर री कहाँ आएगा, तो री यहीं आता है, इसके ई के पास ही आता है। ठीक है, अब आप देखेंगे, हाँ जी, अब देखो सबसे पहले स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है। तो इसमें मात्रा, काल, मात्रा, काल या समय के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं। हम स्वरों की बात कर रहे हैं, तो 2 प्रकार के स्वर होते हैं। तो देखिए सबसे पहला ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व ये होते हैं, दीर्घ। तो आप इस सारणी के माध्यम से अगर समझेंगे तो जो सारणी के अंदर है वो ह्रस्व, जो बाहर है वो दीर्घ। तो अंदर कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ये 4 अंदर है तो ये ह्रस्व हैं, और बाहर कौन से? ये सारे बाहर हैं तो वो दीर्घ। तो सारणी जिसको सेट करनी आ गई उसके लिए अपने आप ये सारी चीज क्लियर हो जाती है कि जो सारणी के अंदर है वो ह्रस्व, जो बाहर है वो दीर्घ हो जाते हैं। जो बाहर है वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ये बात इतनी समझ आई। अब एक और आप यही कुछ चीजें समझ लो ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि जो जीवा की स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च 3 प्रकार के स्वर होते हैं। आगे आगे वाली सीट पे लिखा हुआ है, मैं ले जाऊंगा आपको वहां पर। देखो अब अग्र कितने होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। तो इसमें देखिए मध्य में कौन सा आता है? केवल अ आता है। मध्य में कौन सा आता है? केवल अ आता है। अब मध्य में आपने अ पकड़ लिया, अब उधर वाले अग्र हो गए और इधर वाले क्या हो गए? पश्च हो गए। तो इधर ई ई और ए आई ये अग्र हो गए, इधर उ उ और ओ औ आ ये क्या हो गए? पश्च हो गए। ये क्या हो गए दोस्तों? पश्च हो गए। तो जीवा की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में मध्य में अकेला अ आता है, और अग्र में ई ई ए आई आते हैं, और पश्चिम में क्या आता है? उ उ, ओ औ आ आते हैं। तो ये हो जाते हैं पश्चिम। अब उसके बाद कई बार आता है कि तो क्या कहते हैं उसे, ओष्ठों की गोलाई या ओष्ठों की आकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। देखो इन पर मैं वृत्त बना देता हूं, इन पर, है ना? तो उ उ ओ औ ये वृत्तमुखी है, और बाकी बचे जो क्या हैं? अवृत्तमुखी है। एक सारणी और बनाते हैं अगली सीट पर। ठीक है, तो मात्रा, काल, समय के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जो सारणी के अंदर है वो ह्रस्व, जो बाहर है वो दीर्घ है। अब देखिए यहां पर है बाकी वर्गीकरण। तो अब मैं सारणी को वापस बनाऊंगा और आप सब मुझे बताएंगे, आप सब मुझे दोबारा बनाते हैं, इसको थोड़ी सी टेढ़ी बनाना पड़ता है नीचे से, ठीक है? आप सब मुझे बताएंगे कि कौन सा कहाँ होगा। ये इस तरह से किया और ये इस तरह से, फिर मैंने बनाया त्रिभुज, ये बना दिया त्रिभुज। क्लियर बात है? अब मैं देखो यहाँ क्या लिखूं दोस्तों? अ, यहाँ क्या लिखूं? ई, यहाँ क्या लिखूं? उ। अ यहाँ लिखा तो आ बाहर की साइड, ई यहाँ लिखी तो ई बाहर की साइड, उ यहाँ लिखा तो ये बाहर की साइड। अब ये इधर लिख दो ए और आई, और ये क्या लिख दो इधर? ओ और औ, लिख दिया ना? तो अब ये हो गए। अब देखो हमने अभी किया था सारणी के अंदर है जो ह्रस्व और बाहर है जो दीर्घ हो जाते हैं। तो सारणी के अंदर है अ ई उ और री, ये 4 अंदर है। क्लियर बात है? अब यहां दूसरा वर्गीकरण आता है, उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। तो इसमें सारणी का लेना देना नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। और अगर उन पर चंद्र बिंदु लग जाए तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? अनुनासिक। यानी इनकी संख्या भी 11 है और इनकी संख्या भी क्या है?
11 है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। तो मैंने अभी आपको बताया था उ ऊ ओ औ, इन चार पर वृत्त बनता है। किन चार पर बनता है? कौन चार पर बनता है? देखो, उ एक तो इस पर बनता है, उ ऊ ओ औ। तो अगर वृत्तमुखी पूछा तो उ ऊ ओ औ, इन चार पर क्या बनता है? वृत्त। और बाकी बच्चे जो सारे क्या हैं? अवृत्तमुखी। यानी मैंने यहां अगर वृत्त बना दिया ये चार पर, तो बाकी बच्चे कौन से? ये सारे बच गए, अ आ बच गए, ई बच गए, ए आई और री। ये सारे क्या हो जाएंगे? अवृत्तमुखी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखते हैं मिटता है क्या, आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं मिटा? हाँ ले, ये तो लाइन और अच्छा ब्रश आ गया है ना, ये भी पता नहीं चलता तो क्लीन। अच्छा पूरे क्लीन हो गया, वेरी गुड। क्या बात है, आनंद आ रहा है सारणी बनाने बार बार। क्या गुरुजी धीरे धीरे सीख जसो। हाँ धीरे धीरे सीख जाए, ये बात तो पक्की बात। धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। थोड़ा सा 2-4 दिन लगेंगे लेकिन आनंद आएगा। देखो आपको पढ़ने में आनंद आएगा और मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा, और यही आनंद है। और कोई बात नहीं, बार बार बना रहे हैं सारणी तो भी कोई बात नहीं है। आप तो आनंद लीजिए पढ़ने का। भाग गए ना, सोच लेना फिर देख लेना, फिर पढ़ाऊंगा नहीं अच्छे। हाँ, अरे सर धमकी और दे रहे हो। चलिए, आप मजाक की बातें सुनो, आगे आते हैं। तो हमने वृत्तमुखी देख ली, अवृत्तमुखी देख ली। अभी हमने बात की थी अग्र, मध्य और पश्च। तो आप देखेंगे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अग्र, और यहां आएगा मध्य, और यहां आएगा पश्च। आया कि नहीं? तो मध्य में हमने देखा था केवल अ आता है। इधर वाले अग्र, इधर वाले और इधर वाले पश्च हो गए। तो अग्र में आ जाते हैं ई ए आई, एक जाति के। अ आता है मध्य में, और उ ऊ ओ औ, आ ये सारे क्या आ जाते हैं? पश्चिम में आ जाते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों देखेंगे अगला है मुखाकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। देखो यहां लाइनें भी कितनी हैं? यहां लाइनें भी कितनी है? एक, दो, तीन और चार। यहां चार लाइनें है कि नहीं? अब देखो यहां हमने लिख दिया संवृत, यहां हमने लिख दिया अर्ध संवृत। क्या लिख दिया? अर्ध संवृत। और यहां हमने लिख दिया अर्ध विवृत। क्या लिख दिया? विवृत। और लास्ट लाइन में हमने सामने लिख दिया विवृत। लिखा कि नहीं लिखा? तो ये चार प्रकार से हमने लिख दिया। अब आप दोस्तों देखेंगे, अब आप क्या देखेंगे कि इस लाइन के सामने, ये जो लाइन है, इस लाइन के सामने कौन कौन से हैं? तो ई और ओ ये हैं संवृत स्वर। क्या है? संवृत। ये दो बहनें और ये दो भाई संवृत हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए अर्ध संवृत, तो इस लाइन के सामने कौन से? ए और ओ, ये क्या है? अर्ध संवृत हैं। क्या है? अर्ध संवृत। और अर्ध विवृत में ए, अ और ओ, ये क्या हो जाएंगे? अर्ध विवृत हो जाएंगे। और विवृत में अकेला होता है आ। सर ये होते क्या है? देखो, हमारे मुख के खुलने की स्थिति है। हम बच्चे को जब भी घर में कोई चीज खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, दवाई देते हैं, तो क्या कहता है बच्चा? बेटा आ करो, आ करो। कभी आपने कहा है बेटा ऊ करो, बेटा ई करो, बेटा ए करो, बेटा अ करो? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें, हमें पता है, मम्मी को पता है कि बच्चे का मुंह आ कहलाने से सबसे ज्यादा खुलेगा, और हम उसमें जो है वो प्रसाद चढ़ा देंगे, है ना? तो आप में मुख हमारा सबसे ज्यादा खुलता है, बाकियों में कम खुलता है। तो मुखाकृति के आधार पर चार प्रकार के स्वर होते हैं, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। सबसे पहले संवृत में बात करते हैं। तो देखो ई उ और ऊ ये संवृत में होते हैं। अर्धसंवृत में ए और ओ होते हैं। अर्धविवृत में ए, अ और औ होते हैं। और विवृत में अकेला क्या होता है? आ होता है। तो मुखाकृति के आधार पर जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जीवा की स्थिति के आधार पर अग्र, मध्य, पश्च होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर वर्तुलाकार, अवर्तुलाकार होते हैं। उच्चारण के आधार पर दो प्रकार के अनुनासिक, निर्नुनासिक होते हैं। और मात्रा काल या समय के आधार पर जो है स्वर जो होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, दो प्रकार के होते हैं। क्लियर बात है? आगे देखिए, आगे देखेंगे आप, ये कहता है ह्रस्व स्वरों को ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। बिल्कुल, ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना, यही मूल स्वर हैं। बाकी की बात तो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इन मूल स्वरों को एक मात्रिक, बिल्कुल आप जैसा कि देखेंगे अ, ई, उ, ये क्या है? एक मात्रिक स्वर हैं। क्या है? एक मात्रिक स्वर हैं। इनको लघु स्वर भी कहा जाता है, इनको एक मात्रिक भी कहा जाता है, और इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। ये भेद, ये वर्गीकरण दिया है हरदेव बहारी ने।
कि उच्चारण स्थान के आधार पर अगर स्वरों के भेद किया जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले होते हैं कोमल तालव्य, हम इसे कंठ है जिसे बोलते हैं, हम बाद में कंठ है लिखेंगे। तो इनको अ आ को कोमल तालव्य बोला जाता है। हरदेव बाहरी ने जो वर्गीकरण किया है उसके दौरान इन्होंने को आज को कोमल तालव्य बोला है। ई को कठोर तालव्य बोला जाता है। उपनामो ओष्ठो, उ को ओष्ठे बोला जाता है। और ए दे तो कंठ तालु, ए ऐ को कंठ तालव्य बोला जाता है। ओ औ को क्या बोला जाता है, कंठोस्थ। ओ औ को बोला जाता है दोस्तों कंठोस्थ। ईमानदारी से बता दो, लाइक सब अभी लाइव चल रहे हो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? कोई बोरिंग क्लास तो नहीं हो रही है कि सर आप बोर कर रहे हो? ईमानदारी से बताओ, कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा जी भर के कमेंट करें और बताएं कि वास्तव में आनंद आया कि नहीं है क्लास में, कि सर हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। आगे देखेंगे आप, उसके बाद हम देखते हैं जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं, एक सजातीय एक विजातीय। सजातीय और विजातीय, जिसे सवर्ण और असवर्ण के नाम से भी जाना जाता है ना। तो उसके बाद, लेकिन अभी तक मैंने देखा है आपने शेयर ही नहीं किया वीडियो, कमाल करते हो। अभी तक तो आपको खूब चारों तरफ स्टेटस लगा देना चाहिए था कि हाँ हिंदी व्याकरण की, चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, स्कूल व्याख्याता हो, रीट हो, या फिर रीट L1 हो, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, सभी को आपको यहाँ बुलाना है, लेकिन अभी तक आपने बुलाया नहीं। अगर आप 200-250 जितने भी देखोगे, आप अगर रेगुलर क्लास देखोगे, हमें अगर लगेगा नहीं क्लास की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो हम आपको क्लासेस बड़ी देंगे, छोटी क्लासेस नहीं देंगे। क्या देंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस देंगे। तो थोड़ा सा बढ़िया शेयर कीजिए, आनंद के साथ शेयर करते जाएं, और टेलीग्राम चैनल जोड़ें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अब जो क्लासें होगी वो शेड्यूल के हिसाब से सेट कर दी जाएगी, और जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी उसको आपको पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बात और बता दूं, इंग्लिश और साइंस को लेकर भी क्लासेस जो हैं, वो क्लासेस का शेड्यूल मैं दोबारा टाइमिंग सेट कर रहा हूं। जैसे मेरी हिंदी क्लास अब रात को 9 बजे ही आएगी, पहले 5 से 6 टाइम दिया था, लेकिन अब रात को 9 बजे ही आएगी। बहुत से स्टूडेंट ने कहा सर क्लास का टाइम 9 बजे कीजिए, तो इसलिए 9 बजे कर दी। तो 9 से 10 मेरी होगी, 10 से 11 सियाग जी सर की होगी। तो देखिए, सवर्ण सजातीय, जब एक ही जाति के आते हैं तो ये सजातीय कहलाते हैं, साथ में एक जाति के आ जाए तो ये सजातीय कहलाते हैं। और जब अ के साथ ई आ जाए, आ के साथ ई आ जाए, अ के साथ ऊ आ जाए, या ऊ के साथ में मान लो कुछ आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, या ई आ जाए, तो ये क्या हो जाता है, वी जाति। अलग अलग जाति के आ जाए तो वी जाति है, एक जाति का आ जाए तो सजातीय है। क्लियर बात है। अब एक चीज यहां मैंने और लिखी है कि कामता प्रसाद गुरु ने क्या किया है, स्वरों के दो भेद किए हैं। स्वरों के कितने भेद किए हैं, दो भेद किए हैं। पहला तो भेद किया उन्होंने मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर में उन्होंने अ, ई, उ और री इनको रखा है। अब संधि स्वर, अब इन्होंने संधि स्वर के भी क्या कर दिए, दो भेद कर दिए। संधि स्वर के भी क्या कर दिए दोस्तों, दो भेद। पहला इन्होंने कर दिया दीर्घ स्वर, क्या कर दिया, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जैसे आ को ले लिया, और इन्होंने ई को ले लिया, और इन्होंने ऊ को ले लिया, क्योंकि ये दीर्घ होते हैं, इन्हीं स्वरों के ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ होते हैं। और दूसरा जो है, इनको इन्होंने क्या कर दिया, संधि स्वर को, संधि की जगह नाम क्या दिया है, मैं तो इसी तरह करूंगा, क्योंकि तो संयुक्त स्वर कह दूंगा, ठीक है, संयुक्त स्वर कह दूंगा, जिन्हें संध्यक्षर नाम से भी जाना जाता है, या इनको क्या कहा जाता है, संध्यक्षर भी कहकर पुकारा है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, ए किससे बनता है, अ और ई से। उसी तरह इसमें जैसे ओ दे दिया, अ किससे बनता है, अ धन उ, ओ बन गया। इसके अलावा तीसरा दे दिया ओ, तो ओ किससे बना, अ धन ओ बना क्या, या ओ धन अ, बताओ, देखें कमेंट करो। ओ धन अ क्या बनेगा, औ का। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ऐसी चीजें होती है ना, आपको लग रहा है ये बहुत इजी चीज है, लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमें ऐसी छोटी चीज का नहीं पता होता है कि क्या होता है। जैसे मान लो ए ही है, ठीक है, तो क्या होगा, अ के बाद में ए होगा, या फिर एक ए के बाद में, सॉरी ए के बाद में ये तो, हाँ जी, जैसे मैं दो दो लिखता हूं वापस यहाँ पे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आप समझ चुके हो। इन्होंने क्या है, दीर्घ, और यहाँ क्या कर दिए, संधि, संधि स्वर दो बांट दिए, ठीक है। किसमें बांटे, ये संधि स्वर लिख दिया, फिर मैंने संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। और ये बांटने हैं संधि स्वर, यहाँ लिखना,
मुझे क्या है, डिजिटल बोर्ड की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अब धीरे-धीरे सीखेंगे। देखो भाई, अब अरे मोटिवेट तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे, या मोटिवेट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए दीर्घ, क्योंकि ये आपको पता है कि कैसे बनाएँ। मूल स्वर में आपको पता है, मैंने अभी लिखा था अ, ई, उ और ये मूल स्वर हो गए। अब इसमें जो आते हैं वो क्या आते हैं, आपको पता है ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है और औ आता है। तो आपको ये जो लिखते हैं ना, तो इसको ओ को, ये अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से गलत है। और मैं आपको, आप यकीन नहीं हो ना, तो मैं आपको टेलीग्राम में ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ कई बार मैं, जैसे मैंने एक बार सेकंड ग्रेड हिंदी में भी डाला है। ऐसे क्वेश्चन जान, क्योंकि हम क्या करते हैं, सर थोड़ा डीप पढ़ाओ, सर थोड़ा डीप पढ़ाओ। अरे डीप के चक्कर में हम ये बेसिक भूल जाते हैं। और हालांकि संधि में रात दिन आता है कि ओ कैसे बनता है, ओ जो है वो कैसे बनता है, लेकिन फिर भी जो है हम क्या करते हैं, ऐसी गलती कर देते हैं। तो आप ऐसे चीजों को अब उतार रहे हो या नहीं उतार रहे हो वो तो मुझे नहीं पता, या कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। कोशिश करें इस पीडीएफ के अंदर ही आप जो है वो सारे करेक्शन करो, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे। अब आगे आने वाले जैसे संज्ञा वगैरह आएगी तो इसमें थोड़ा फॉन्ट्स वगैरह देख लेंगे, तो उसमें क्या है कि ये जो मैं लिखूंगा ना, ये ढंग से लिखूंगा, ताकि आपको क्या है कि वो एज इट इज वापस दोबारा लिखना नहीं पड़े, उसको फटाफट रिवीजन भी कर सको। और इन सब के विस्तृत नोट्स जो हैं वो आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर ही प्राप्त होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में बीच बीच में थोड़ा कमेंट वगैरह करते रहें, ताकि मुझे एहसास है कि आप वास्तव में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और मैं आपके कमेंट्स देखूंगा भी। तो मेरे सामने स्क्रीन चल रही है, मैं देखता भी हूँ कि हाँ, कि कमेंट्स जो है वो किस तरह से चलते हैं। प्रीमियर होता है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, लाइव और प्रीमियर में अंतर होता है, लेकिन मुझे सारे कमेंट्स जो हैं वो दिखाई देंगे जरूर। हाँ, कहाँ थे अपन, ठीक है। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, या फिर जो है स्पष्ट व्यंजन, स्फोटात्मक ध्वनियां, ये सारी चीजें जो है वो आप देखोगे। तो ये होते हैं क से लेकर म तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, क से लेकर म तक होते हैं। आप आराम से देख सकते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। और ये हालांकि जो व्यंजन होते हैं ना उनको 3 भागों में बांटे जाते हैं। ये बाकी तो एक्स्ट्रा ठीक है, मैंने इसको क्रम से लिख दिया ताकि अपने झंझट खत्म हो जाए। देखिए, आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे क से लेकर म तक, तो ये 25 वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 25 जो होते हैं ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनमें मुख का कोई ना कोई भाग जो है वो टच भी होता है, स्पर्श करता है। वर्गीय व्यंजन क्योंकि इनका वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त, ठीक है। स्पष्ट व्यंजन कहा जाता है। इन्हें स्फोटात्मक ध्वनियां, क्योंकि ध्वनि तो करती है, स्फोटात्मक ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा स्फोटात्मक ध्वनि नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न भी इससे बन जाता है। अगर बात करें अंतः स्थल से निकलने वाली ध्वनियां, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यरलव, ठीक है। इसका क्रम आप देखेंगे य, व और र, ये इनका सही क्रम होता है। क्यों होता है सही, क्योंकि वही सेम बात यहां आ जाएगी वापस। ई धन अ क्या बनता है, य। ऊ धन अ जो है वो क्या बनता है, व। और उसके बाद में र, और उसके बाद में ल। तो ये यवरल जो होता है वो सही क्रम होता है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि सर ये तो संस्कृत में होता है। क्या होता है, ये तो संस्कृत में होता है, तो हमारे यहाँ नहीं होता हिंदी में। ऐसा कुछ नहीं है भाई, संस्कृत से ही हमारी हिंदी आई हुई है, संस्कृत भाषाओं के जन्म है, ठीक है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन में बात करते हैं। मुझे याद है मेरी पहली क्लास जब यूट्यूब पे थी ना, तो ऊष्म व्यंजन में मेरे ऊ छोटा लिखा हुआ था। तो एक साथी ने कहा, वो कमेंट किया था कि आपको ऊष्म तो लिखना आता नहीं है, आप व्याकरण पढ़ाने आ गए। हाँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वो देखिए कहते हैं ना कि सॉरी, क्या कहते हैं उसे, कि ठोकर तो अक्सर जमाने में सभी खाते हैं, ठोकर तो अक्सर जमाने में सभी खाते हैं, मगर ठोकर खाकर भी अगर संभल जाएं तो मजा आ जाए। वही बात है कि जब दोबारा मैंने पीपीटी तैयार करवाई, तो जब मेरे पास ये चेक के लिए आई तो मैंने इस ऊष्म को ढंग से लिखा। यानी हम एक बार गलती करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उस गलती को दोबारा दोहराएं, ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो। और मैंने कोशिश यही की, चाहे मुझमें हो सकता है वो उस वक्त भी गलती से रहा होगा, लेकिन इस बार ये दोबारा गलती नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। फिर भी देखो, मानवीय स्वभाव है, गलतियां हो जाती है, तो आपको उसे अदर वे में नहीं लेना है। हाँ, ऊष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं आप, अपन ऊष्म व्यंजन की बात करें, श श स ह, ये जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें ऊष्मा होती है। इसीलिए सर्दी, अभी ये सर्दी गई है, ताजी ताजी सर्दी गई है, तो उस सर्दी के दौरान दोस्तों आपके मुख से सबसे ज्यादा जो ध्वनि निकलती है वो यही निकलती है, स स स स स स, है ना।
ऐसे निकलता है। कभी ऐसा नहीं लगा क क क क क च च च च ट ट ट ट ट म म म म, ऐसा कभी निकला ध्वनि से या नहीं निकला? नहीं निकला ना, नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। कहीं न कहीं इनमें ऊष्मा होती है, तो इन्हें ऊष्मा व्यंजन या इन्हें संघर्षी, ये देखिए यहाँ लिख रखा है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। लेकिन इसके बीच में च, छ, ज, ज जो होते हैं, ये स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, क्योंकि स्पर्श तो होते ही हैं। स्पर्श व्यंजन तो है कि नहीं है? स्पर्श तो है ही, साथ में इनमें भी क्या है, जो कहीं न कहीं संघर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी ध्वनि भी कहा जाता है। उसके बाद आता है र। र को लुंठित, प्रकंपित या कंपन जात 3 नामों से जाना जाता है। लुंठित, प्रकंपित या फिर कंपन जात 3 नामों से जाना जाता है। क्योंकि हमारा ल बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ कुछ न कुछ लुढ़कती है। लुंठित, है ना? प्रकंपित, कंपन होता है, कंपन जात, इनको 3 नामों से उसके बाद आता है दोस्तों ल। ल को कहते हैं पार्श्विक ध्वनि। क्या कहते हैं? पार्श्विक। बिल्कुल हमारे मुख का पार्श्व भाग ये होता है। ये पार्श्व भाग यहाँ से जब जीभ अवरुद्ध कर लेती है मार्ग को, तो मुख के पार्श्व भाग से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, वो क्या कहलाती है? पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। तो ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। य और व संघर्षहीन ध्वनियां, क्या है ये? संघर्षहीन व्यंजन है, और इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेडियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेडियो। लेकिन शुद्ध क्या होता है? ये गलत होता है। क्या होता है? रेडियो होता है, रेडियो, है ना? ओ आता है यहाँ। जैसे आप कछुआ लिखते हैं, लेकिन कछुआ नहीं होता, क्या होता है? कछुआ होता है। क्या होता है? कछुआ। वैसे हलवा नहीं होता, क्या होता है? हलुआ, हलुआ होता है। समझ आई बात? तो ये क्या है बोलने में? तो य और व आते हैं, लेकिन लिखने में आ या ओ आते हैं। तो इसीलिए ये संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। जब इनकी लड़ाई इससे होती है, स्वरों से होती है, तो ये नहीं जीत पाते हैं। बिल्कुल ये नहीं जीत पाते हैं। इसलिए इनको संघर्षहीन ध्वनियाँ या अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर बात है? संघर्षहीन ध्वनियाँ या अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम अब देखेंगे ड और ढ। इनको द्विगुणी, ये दोनों काम आते हैं, बिल्कुल स्पर्श में भी काम में ले लेते हैं। ढ ढ, देखिए देखिए 3 होते हैं। एक तो होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये नहीं, नीचे आएगी, ठीक, यहाँ नहीं आएगा। तो देखिए, ये तो होता है ंग, क ख ग घ ंग, और ये होता है ड, और ये होता है ड़। ंग, ड, ड़, ड़, ड, ड़, ट, ठ, ड, ड़, ड़, है ना? इसीलिए इनको उच्छिप्त कहा जाता है। उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। उच्छिप्त का क्या अर्थ होता है दोस्तों? फेंका हुआ। और इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। कंपन जात तो है र, लेकिन ये है ताड़न जात। क्या है? ताड़न जात है। उच्छिप्त या द्विगुणी व्यंजन नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अ। अ को दोस्तों उदासीन स्वर कहा जाता है। वैसे आपने सारणी में स्वरों की बात की, तब मध्य स्वर के नाम से जाना जाता था। तो ये अ को कहा जाता है उदासीन स्वर। बिल्कुल गूंगे से गूंगा व्यक्ति भी अ ई, उ, ऐसे, जैसे ये जो है ना, देखो अ, अ, ई और उ, इनको दोस्तों शिथिल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिथिल स्वर। शिथिल स्वर क्या? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, गूंगे से गूंगा व्यक्ति भी आ यू ऐसे तो कर ही सकता है ना? तो ये शिथिलता बरतने वाले शब्द हैं, वर्ण हैं। तो इनको शिथिल, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन शिथिल में शामिल नहीं है, तो अ शामिल है, ई शामिल है, ऊ शामिल है। बाकी अगर कोई दूसरा आएगा तो वो शिथिल में शामिल नहीं है। क्लियर बात है? आगे देखिए, ये कहाँ से, तो ये अ जो है वो उदासीन स्वर है। क्लियर बात है? अब आप आगे देखेंगे अगली लाइन। अंग और अह, इनको अयोगवा ध्वनियां कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो नहीं होता है। बिल्कुल इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इनको अयोगवा ध्वनियां कहा जाता है। आप देखेंगे अयोगवा ध्वनियों में, अयोगवा ध्वनियां कहा जाता है। आप देखेंगे कि देखो, आप, क और अ, ठीक है भाई, व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर से पहले आता है। व्यंजन क्या होता है? स्वर से पहले आता है, ठीक है? और ये जो है, इसमें क्या है? इस तरह से है। तो देखिए, ये व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले आ रहा है स्वर, लेकिन ये स्वर इसलिए नहीं है
क्योंकि ये तो बाद में लगता है व्यंजन के, लेकिन यहाँ तो इसके पहले लग रहा है। तो न तो इनको स्वरों में शामिल किया जाता है और न इसे व्यंजन में शामिल किया जाता है, अर्थात इनका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। ये है क्या? ये बिंदियां ही तो है ना? ये बिंदी है तो अनुस्वार, ये बिंदी है। अब बिंदी क्या होती है? बिंदी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए ये सदैव क्या है, स्वरों की सहायता से बोली जाती है, ये अयोग वाह ध्वनियां कहलाती है। उसके बाद में ह जो है, ह के बारे में अगर बात करें, ह को काकल्य कहा जाता है, ह को नाभिक्य। देखिए संस्कृत में इसको नाभिक्य कहा जाता है क्योंकि ह ध्वनि जो है वो नाभि से निकलती है। लेकिन वहीं दोस्तों जो ह है, इसे काकल्य हिंदी में कहता है ना भाई, हमारे तो हिंदी कागल हुई आज बार है ना, काकल्य कह देते हैं, नाभिक्य काकल्य। और इसको अली जीवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अली जीवा। अली जीवा कागल है ना, काकल, इसको अली जीवा भी कहते हैं। उसके अलावा जैसे अंग य ण न म, ये नासिक्य ध्वनियां कहलाती है। उसके बाद न सजरल, ये जो है वर्ष्य ध्वनियां कहलाती है। न सजरल, है ना, तो ये कहलाती है वर्ष्य ध्वनियां। न सजरल ये कहलाती है वर्ष्य ध्वनियां। क्लियर बात है? उसके बाद में आप देखेंगे क ख ग ज फ, ये सारी ध्वनियां कहलाती है आगत ध्वनियां। क ख ग ज फ ये कहलाती हैं आगत ध्वनियां। क्या कहलाती है? आगत ध्वनियां। उसके बाद क्षत्रज्ञ स्त्र, बिल्कुल देखिए, मैं पहले इस पे बात कर लेता हूं आगत ध्वनियों। ये आगत ध्वनियां 5 है, लेकिन ध्यान रखो, आगत या फिर इनको बोला जाता है गृहित, ग्रहित व्यंजन। अगर ग्रहित व्यंजन पूछा जाए तो 5 है। कितनी है? 5 है। लेकिन अगर और ग्रहित या आगत स्वर पूछा जाए तो 1 है। कितना? 1। कौन सा है? आ न ओ, बीच के कॉलेज। ठीक है। अब कुल कितने हो गए? 5 + 1, यानी ग्रहित वर्ण कितने हैं कुल? तो 6 हैं। ग्रहित वर्ण कितने हैं? 6 हैं। आ और ओ ये भी अंग्रेजी से लिए गए, तो यानी कुल मिला के 6 हो जाते हैं। और वैसे ये आगत ध्वनियों में ये 5 ही शामिल की जाती है। आगत व्यंजन जो है वो 5 है। ध्वनियों के बजाय मैं इसे यूं कहूं, आगत व्यंजन तो ज्यादा बेस्ट लगे। ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। आपको पता है ये संयुक्त है, तो इसको क धन ट धन अ, इसको इस तरह तोड़ा जाता है। उसके बाद में है त्र, तो क्या हो जाएगा? त धन र धन अ, ये क्या हो जाएगा? त्र हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? य, क्या हो जाएगा? ज धन य धन अ। ठीक है। उसके बाद में क्या है? त्र, क्या हो जाएगा? श धन र धन अ। तो ये 4 जो कहलाते हैं, ये संयुक्त ध्वनियां कहलाते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ बहुत बढ़िया चीज लिख रखी है मैंने। ये बड़े काम के प्रश्न होते हैं, बेसिक है, लेकिन यहाँ बड़ी गलतियां होती है। देखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। अब आया अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है? शब्द होती है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है कि शब्द कैसे हो, क्या वर्ण नहीं हो सकता? क्या वर्ण सार्थक नहीं होता क्या? लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, तो हम इसे सही मानते हैं बिल्कुल कि भाषा की, यानी यूं कह दूं, सार्थक इकाई। मैंने अभी अपने ऑफलाइन क्लास में ये प्रश्न दिया था, तब कईयों ने वर्ण किया, शब्द किया। फिर मैंने कहा भाई मुझे लगता है में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज घुमा देते हैं। तो लैंग्वेज घूमते ही क्या प्रश्न घूम जाता है। तो ये उनका भी क्लियर हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा कि अर्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई हमें क्या माननी है? शब्द ही माननी है। फालतू कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? शब्द। यानी भाषा की सार्थक इकाई जो है अर्थ के आधार पर, वो क्या होती है? शब्द होती है। अब भाषा की पूर्णतः इकाई क्या होती है? वो होती है वाक्य। भाषा की पूर्णतः इकाई होती है वाक्य। और हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में अधिक वैज्ञानिक भाषा है। ये भी एक बात पर ध्यान रखें, हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सबसे ज्यादा, सर्वाधिक जो है वो वैज्ञानिक भाषा है। इस बात का भी आप भली भांति ध्यान में रखेंगे। क्लियर बात है? उसके बाद आप देखेंगे, हाँ जी, उसके बाद आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप? आगे चलते हैं, ये देखेंगे। चलो हैं, हाँ जी, ये और देख सकते। देखिए, सबसे पहले एक आता है, ये अपने रेलवे ग्रामीण बैंक में ज्यादा आता है कि व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं? व्यंजन गुच्छ। देखिए जब अलग अलग होंगे, देखिए आधा वर्ण अलग है, आधा वर्ण अलग, आधा वर्ण अलग है, आधा वर्ण अलग, आधा वर्ण, यहाँ हलंत होगा ये, आधा वर्ण अलग और आधा वर्ण।
तो ये द और ध, जब आधा अलग और पूरा अलग होगा तो व्यंजन का गुच्छा होता है। और जब एक ही वर्ण आधा पूरा आधा पूरा आधा पूरा आधा पूरा इस प्रकार त त ट ट च च ल आए तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन को युग्मक ध्वनि नाम से भी जाना जाता है और द्वित्व व्यंजन को याद रखें युग्मक ध्वनि नाम से भी जाना जाता है। द्वित्व व्यंजन कह दो या युग्मक ध्वनिया कौन, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत इजी चीज है, लेकिन एग्जाम से अगर पूछ लिया, मान लो इस तरह प्रश्न आया, निम्न में से युग्मक ध्वनि नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है, आधे से ज्यादा लोगों को यह भी नहीं पता होगा युग्मक ध्वनि क्या होती है, युग्मक शब्द कहते किसे हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, द्वित्व व्यंजन को युग्मक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। और द्वित्व व्यंजन जो है वो त त ट ट च च ल ल, ये सारे क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर बात है। तो ये आज की क्लास जो है वो 40 मिनट 45 मिनट की क्लास जो होती है ये पर्याप्त है। आपके पास भी डाटा नहीं है, अगली क्लास आपको सियाग सर की भी देखनी है, तो आप आराम से बढ़िया तरीके से 40 मिनट की क्लास देखें और आनंद लेवें और जबरदस्त तरीके से तैयारी होगी। अगली क्लास और भी शानदार है क्योंकि उसमें मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, बिल्कुल उसमें थोड़ी एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, क्योंकि पूरा टॉपिक करने के बाद अगर 4-5 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज नहीं होना तो आनंद नहीं आता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं क्लास में थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हूं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पर, तो इसलिए थोड़ी सी अगर कहीं कमी नजर आए तो उसे इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैं स्पीड पकड़ने के बाद बहुत जबरदस्त व्याकरण, पूरी व्याकरण आपकी कंठस्थ होगी, ये मेरा वादा है। आज की जो सारणी आपको बनानी सिखाई, स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है, उसको विशेष रूप से ध्यान रखें, सारणी में सेट करके फिर समझने का प्रयास करें, रटंत पद्धति को जितना हो सके छोड़ने का प्रयास करें। जिन्होंने जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन करें। बिल्कुल टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करें, NDC क्लासेज। यहाँ पर आपको ये पीपीटी कल की डेट में मिलेगी, कल जब सेकंड क्लास आ जाएगी तो आपके सामने पीपीटी भी कंप्लीट आ जाएगी। कोई छोटी मोटी अगर मिस्टेक रह गई है तो भी आप उसे इग्नोर करें, ये निःशुल्क क्लासेज आप सबके लिए राम बाण सिद्ध होगी। लेकिन अभी तक भी अगर आपने जो शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी मुझे सुकून मिलेगा, आनंद आएगा कि मेरा प्रयास जो है वो मैं इतने टीचर्स को लेकर आ रहा हूँ वो सार्थक हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मेरे इस कहना मानेंगे और मेरा साथ देंगे इस मुहिम में, वरना मैं एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हम बहुत कुछ कर सकते। तो हिंदी की क्लास रोज रात 9 बजे अपलोड हो जाएगी और सामाजिक की अगली क्लास जो है वो 10 बजे आपको मिलने वाली है। तो शानदार तरीके से क्लासेस देखिए और आनंद के साथ पढ़िए रेगुलर क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।